आज हम बात करने वाले हैं सीक्रेट टू लीव लॉन्ग हैप्पी लाइफ बाय विपिन कुमार वर्मा बुक के बारे में। कभी कभी हम जिंदगी में इतना उलझ जाते हैं कि खुद के लिए ना कहना भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि अगर हमने किसी को मना कर दिया तो वो नाराज हो जाएगा या हमें सेल्फिश समझेगा। लेकिन यही तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। किताब की शुरुआत इसी कॉन्सेप्ट से होती है, सेटिंग बाउंड्रीज, यानी अपने लिए एक हेल्थी स्पेस बनाना। यह स्पेस आपको लोगों से दूर नहीं करता, बल्कि खुद के और दूसरों के बीच एक रिस्पेक्टफुल बैलेंस क्रिएट करता है। सोचो, अगर कोई दोस्त बार बार आपसे फेवर मांगता है, हर बार आपसे ही लिफ्ट चाहिए, आपकी ही मदद चाहिए, और आप हर बार हाँ कह देते हो इवन जब आपके पास खुद का काम होता है, तो क्या होता है? आप इरिटेट हो जाते हो, थक जाते हो और मन ही मन नाराज भी होते हो। लेकिन आपने उसे कभी मना नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अच्छा इंसान बनना चाहते थे। यही वो जगह है जहां बाउंड्रीज की इंपॉर्टेंस समझ आती है। ना कहना कोई बुरा या रूड बिहेवियर नहीं है, ये तो खुद से प्यार करने का तरीका है। अगर आप अपनी एनर्जी, टाइम और इमोशंस को हर किसी में बांट दोगे तो अपने लिए क्या बचेगा? सेटिंग बाउंड्रीज मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड या अनहेल्पफुल बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि आप अवेयर हो कि कब, कहां और किसे हेल्प करनी है और कब खुद के लिए समय निकालना है। कभी कभी लोग इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, गिल्ट फील कराते हैं कि तुम तो हमेशा हाँ कहते थे, अब क्या हो गया? उस मोमेंट पर आपको क्लैरिटी रखनी है। बाउंड्रीज सेट करना एक बार टफ लगता है, पर लॉन्ग टर्म में यही आपकी पीस और सेल्फ रिस्पेक्ट की चाबी है। एक बार जब आप क्लियरली और काल्मली बोलना शुरू कर देते हो कि मुझे ये काम करने में असहज महसूस हो रहा है, या मैं अभी बिजी हूं, बाद में बात करते हैं, तो लोग भी आपकी लिमिट्स को अंडरस्टैंड करने लगते हैं। ये समझना जरूरी है कि हर हाँ के पीछे एक ना छिपा होता है। जब आप किसी और को टाइम दे रहे होते हो तो वो टाइम आपने खुद से ले लिया होता है, और ये इम्बैलेंस धीरे धीरे बर्नआउट की तरफ ले जाता है। इसलिए बाउंड्रीज कोई लग्जरी नहीं, वो जरूरी है। और बाउंड्रीज सिर्फ फिजिकल स्पेस तक सीमित नहीं होती, इमोशनल बाउंड्रीज भी उतनी ही जरूरी होती हैं। जैसे कि किसी को ये कह पाना कि मैं अभी इस टॉपिक पर बात करने के मूड में नहीं हूं, या ये बात मुझे अनकंफर्टेबल फील करवा रही है। बाउंड्रीज सेट करने का पहला स्टेप होता है सेल्फ अवेयरनेस। आपको खुद से पूछना होगा कि आपकी लिमिट्स क्या हैं, आप किन स्थितियों में ड्रेन्ड फील करते हो, किस तरह की कॉन्वर्सेशंस या लोग आपको इमोशनली डिस्टर्ब करते हैं। जब आप ये समझ जाते हो तो आपके लिए बाउंड्रीज सेट करना थोड़ा आसान हो जाता है। फिर आता है कम्युनिकेशन। बाउंड्रीज को क्लियरली और रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, हर बार एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी सिंपल नो आई कांट भी इनफ होता है। शुरुआत में शायद लोगों को आपकी चेंज हुई बिहेवियर समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे जो लोग आपके रियल फ्रेंड्स या क्लोज वंस होंगे वो आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे। जो नहीं करेंगे वो शायद वैसे भी आपकी एनर्जी और पॉजिटिविटी को ड्रेन ही कर रहे थे। अब सोचो जरा, एक हाइपोथेटिकल सीन, राहुल नाम का लड़का है जो अपने ऑफिस में सबकी हेल्प करता है। कोई भी बोले भाई मेरी रिपोर्ट बना दे, क्लाइंट कॉल मुझसे नहीं होगा, तू संभाल ले, लंच के लिए कुछ ऑर्डर कर दे, राहुल कभी मना नहीं करता। सबको लगता है वो हेल्पफुल है, लेकिन धीरे धीरे राहुल थकने लगता है। उसका खुद का काम पेंडिंग रहता है, उसे प्रमोशन नहीं मिलती और वो फ्रस्ट्रेटेड रहने लगता है। फिर एक दिन वो डिसाइड करता है कि अब बस, अब बाउंड्रीज सेट करनी है। अब वो पोलाइटली बोलने लगता है, सॉरी अभी मेरा अपना काम पेंडिंग है, मुझे अब थोड़ा रेस्ट चाहिए, या ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। शुरू में लोग चौंकते हैं, पर बाद में सब उसे और रिस्पेक्ट देने लगते हैं और राहुल खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट और पीसफुल महसूस करने लगता है। बाउंड्रीज सेट करना मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश हो गए, बल्कि आप इमोशनली मैच्योर बन गए। आप अब हर चीज को प्रायोरिटी के हिसाब से मैनेज कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को वैल्यू देने लगे हो। कभी कभी हम इस डर में जीते हैं कि अगर हमने मना कर दिया तो लोग हमसे दूर हो जाएंगे, पर सच्चाई ये है कि जो लोग आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करते वो शायद आपके साथ सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए थे। और बाउंड्रीज की सबसे सुंदर बात यह है कि जब आप दूसरों से ना कहना सीख जाते हो, तब आप खुद से हाँ कहना शुरू करते हो। अब इमेजिन करो कि आप एक गार्डनर हो। हर प्लांट को पानी देना अच्छा है, लेकिन अगर हर बार एक ही प्लांट को ओवर वाटर कर दोगे तो वो भी खराब हो जाएगा। उसी तरह
आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, थोड़ा दूसरों को, थोड़ा खुद को। इस जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज होता है गिल्ट को हैंडल करना। कई बार ना कहने के बाद हमें गिल्टी फील होता है, लेकिन ये गिल्ट टेम्परेरी होता है और लॉन्ग टर्म पीस उससे कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। एक बार जब आप इस गिल्ट को फेस करके पार कर लेते हो तो एक नया कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। एक और मिसकंसेप्शन ये है कि बाउंड्रीज सेट करना मतलब रिलेशनशिप खराब करना, जबकि बाउंड्रीज अच्छे रिलेशनशिप को और भी स्ट्रांग बनाते हैं। जब लोग जानते हैं कि आप ओपन, ऑनेस्ट और क्लियर हो अपनी नीड्स को लेकर, तो वो आप पर ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको अपनी बाउंड्रीज की खुद ही रिस्पेक्ट करनी है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अगर आपने डिसाइड किया कि आप वीकेंड में कोई काम नहीं करेंगे और फिर भी आप किसी की रिक्वेस्ट पर काम करने लग गए, तो आप अपनी ही बाउंड्री तोड़ रहे हो। फिर लोग क्यों रिस्पेक्ट करें? बाउंड्रीज तभी इफेक्टिव होती हैं जब आप उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो। तो कुल मिलाकर बाउंड्रीज सेट करना एक सेल्फ केयर प्रैक्टिस है। ये आपको बर्नआउट से बचाता है, आपके रिलेशनशिप को हेल्थी बनाता है और सबसे ज़रूरी आपको खुद के और भी करीब ले आता है। और हाँ, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये प्रैक्टिस है जो धीरे धीरे डेवलप होती है। लेकिन एक बार जब आप इसे सीख जाते हो तो आपकी पूरी लाइफ का पर्सपेक्टिव बदल जाता है। ना कहना सीखना कोई वीकनेस नहीं, बल्कि आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ का साइन है। जब आप खुद की बाउंड्रीज को पहचान लेते हो और उन्हें असर्टिवली एक्सप्रेस करने लगते हो, तो आप अपनी लाइफ के रियल बॉस बन जाते हो। और यही किताब का पहला और पावरफुल लेसन है, सेटिंग बाउंड्रीज इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ट्रू सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इनर पीस। जिंदगी एक लंबा सफर है और इस सफर में हर किसी की स्पीड अलग अलग होती है। कोई बहुत तेज भाग रहा होता है तो कोई धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अपनी पेस को खुद समझना, ना जरूरत से ज्यादा तेज भागना और ना ही बेवजह रुक जाना। वर्मा इस बात को बहुत ही मजेदार और रिलेटेबल तरीके से समझाते हैं, एक स्पीडोमीटर की मेटाफोर के जरिए। जैसे हमारी गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है जो दिखाता है कि हम कितनी तेजी से चल रहे हैं, वैसे ही हमारी लाइफ का भी एक इनविजिबल स्पीडोमीटर होता है। फर्क बस इतना है कि इसको देखने के लिए हमें बाहर नहीं अंदर झांकना पड़ता है। अब सोचो, अगर कोई बिना सोचे समझे फुल स्पीड पर गाड़ी चला रहा हो तो क्या होगा? कहीं ना कहीं जाकर एक्सीडेंट तय है। वही हाल जिंदगी का भी होता है। हम कभी कभी इतना जल्दी एवरीथिंग अचीव करने की कोशिश करते हैं, जॉब, मनी, फेम, सक्सेस, रिलेशनशिप, स्टेटस, दैट हम अपनी हेल्थ, पीस और हैप्पीनेस सब खो बैठते हैं क्योंकि हमने अपनी लाइफ की स्पीड पर ध्यान ही नहीं दिया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त सुपर बिजी रहते हैं। सुबह उठते ही फ़ोन चेक करना, फिर रश में रेडी होना, फिर फुल ऑन काम, डेडलाइंस, मीटिंग्स, सोशल मीडिया और फिर रात को थक कर गिर जाना। हफ्ते दर हफ्ते यही रूटीन चलता रहता है और एक दिन उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी बस एक रैट रेस बन गई है। वर्मा यहीं पर कहते हैं कि ज़रूरी है लाइफ के स्पीडोमीटर को ऑब्जर्व करना। अगर हम खुद को ब्रेक नहीं देंगे तो बॉडी और माइंड खुद ही इमरजेंसी ब्रेक लगाना शुरू कर देते हैं। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी और कई बार तो फिजिकल इलनेस के जरिए। इसका मतलब ये नहीं कि स्लो चलो, कुछ मत करो। लाइफ का मतलब लेजी होना नहीं है, बल्कि बैलेंस्ड होना है। आपको खुद डिसाइड करना है कि कब एक्सेलरेट करना है और कब थोड़ा पॉज लेकर ब्रीथ करना है। कभी कभी हम दूसरों को देखकर अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। सोशल मीडिया पर किसी को फॉरेन ट्रिप करते देखते हैं, किसी की शादी होती है, कोई स्टार्टअप लॉन्च करता है और हम सोचते हैं यार मैं पीछे रह गया, और फिर खुद पर अननेसेसरी प्रेशर डाल देते हैं। लेकिन हर किसी का रास्ता और टाइमिंग अलग होता है। जो दूसरों की स्पीड है वही हमारी हो, ये ज़रूरी नहीं। एक एग्जाम्पल लो, राहुल और प्रिया दोनों ही एक ही कंपनी में काम करते हैं। राहुल हर वक्त काम में डूबा रहता है, ओवरटाइम करता है, कभी छुट्टी नहीं लेता। प्रिया भी मेहनती है, लेकिन वो हर दिन सेल्फ चेक करती है। वो जानती है कि कब थक गई है, कब उसे ब्रेक चाहिए और कब उसे काम में फुल फोकस देना है। 5 साल बाद राहुल को बर्नआउट हो गया, उसे एंग्जाइटी और हेल्थ इश्यूज ने घेर लिया। वहीं प्रिया अब भी स्टेबल है, खुश है और प्रोफेशनली ग्रो भी कर रही है। क्यों? क्योंकि प्रिया ने अपनी लाइफ के स्पीडोमीटर को टाइम टू टाइम चेक किया
और सेल्फ रेगुलेशन सीखी। सेल्फ रेगुलेशन यानी खुद की इमोशंस, एनर्जी और एक्शंस को वाइजली मैनेज करना। कभी कभी हमें लगता है कि ज़्यादा काम करने से हम ज़्यादा अचीवर बनेंगे, पर ज़रूरत से ज़्यादा हासिल करना भी नुकसानदायक हो सकता है। हर इंजन को कूल डाउन की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमें भी रेस्ट, रिफ्लेक्शन और रिचार्ज की ज़रूरत होती है। लाइफ में स्लो मोमेंट्स को एंजॉय करना भी आर्ट है, जैसे सुबह की चाय पीते हुए सूरज को देखना, बिना फ़ोन के वॉक पर जाना, एक अच्छी बुक पढ़ना या बस खुद से बातें करना। ये सब आपको इनर बैलेंस देता है, और जब आपका अंदर बैलेंस में होता है तभी आप बाहर की दुनिया को सही तरीके से हैंडल कर पाते हो। वर्मा की बातों में एक बहुत खूबसूरत इंसाइट है। जब आप अपने अंदर की स्पीड समझ लेते हो तो आप दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देते हो। फिर आपके डिसीजंस क्लैरिटी से आते हैं। आप जान पाते हो कि आपको किस चीज़ के लिए हाँ कहना है और किसके लिए ना। आप दिन भर के काम को इस तरह प्लान करते हो कि उसमें हसल भी हो और हार्मनी भी। एक प्रैक्टिकल तरीका जो वर्मा सजेस्ट करते हैं वो है पॉज टेक्निक। दिन में हर 2-3 घंटे बाद बस 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और खुद से पूछो, मैं कैसी फील कर रहा हूँ, मेरी स्पीड कैसी है। अगर लग रहा है कि बहुत तेज भाग रहा हूँ और थकान हो रही है तो थोड़ा रुक जाओ, और अगर लगता है कि मैं स्लो चल रहा हूँ लेकिन क्लियर हूँ तो कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो। ये छोटे छोटे पॉज आपकी लाइफ के बिग पिक्चर को बेहतर बनाते हैं। वर्मा ये भी बताते हैं कि हमें अपनी एनर्जी को भी स्पीडोमीटर की तरह समझना चाहिए। हर इंसान की एनर्जी एक जैसी नहीं होती। किसी की पीक एनर्जी सुबह होती है, किसी की रात को। कुछ लोग डीप फोकस में काम करते हैं, कुछ मल्टीटास्क करना पसंद करते हैं। जब आप अपनी एनर्जी पैटर्न को समझ जाते हो तब आप ज़्यादा स्मार्ट तरीके से काम कर पाते हो, और ये अंडरस्टैंडिंग भी आपके स्पीडोमीटर का ही हिस्सा है। कई बार हमें लगता है कि अगर हम तेज़ नहीं चले तो पीछे रह जाएंगे, लेकिन पीछे कौन रह गया और आगे कौन बढ़ा, ये रेस किसने बनाई। अगर आपकी ज़िंदगी में पीस है, सेटिस्फैक्शन है और आप अपनी पेस से खुश हो तो आप ऑलरेडी जीत रहे हो। ज़िंदगी कोई 100 मीटर रेस नहीं, ये मैराथन है। यहाँ मैटर करता है कि आप कंसिस्टेंट हो, अवेयर हो और अपने जर्नी का आनंद ले रहे हो या नहीं। वर्मा एक और शानदार पॉइंट बताते हैं कि लाइफ की स्पीड बदलते रहना भी ज़रूरी है। कुछ मोमेंट्स में आपको फास्ट मूव करना होगा, न्यू अपॉर्चुनिटी आई है, डेडलाइन है, कुछ अर्जेंट सीखना है, तब आप एक्सेलरेटर दबा सकते हो। लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब स्लो डाउन करना ही सही होता है, खुद के साथ कनेक्ट करने के लिए, इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए या बस थकान मिटाने के लिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाती है। अब सोचो कि आप किसी हाईवे पर हो। अगर हर वक्त 120 की स्पीड से भागते रहोगे तो रोड पर लगे हर साइन, हर व्यू, हर टर्न को मिस कर दोगे। लेकिन अगर बीच बीच में स्पीड कम करते रहोगे तो ना सिर्फ सफ़र सेफ रहेगा बल्कि आप रास्ते की ब्यूटी को भी फील कर पाओगे। वैसे ही जिंदगी में भी होता है। अपनी पेस पर चलना, अपने इनर स्पीडोमीटर को रीड करना और ज़रूरत पड़ने पर स्लो डाउन या स्पीड अप करना, यही असली आर्ट है बैलेंस्ड लाइफ जीने की। कभी कभी लोग सोचते हैं कि जो लोग आराम से चल रहे हैं वो लेजी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि स्लो चलने वाला पर्सन पीछे है। हो सकता है वो अपनी क्लैरिटी के साथ चल रहा हो और जल्दी में भागने वाला बिना डेस्टिनेशन के ही दौड़ रहा हो। इसलिए कभी भी किसी की पेस देखकर खुद की पेस को क्वेश्चन मत करो। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे आसान तरीका है बी माइंडफुल ऑफ योर मोमेंट। मतलब जो भी आप कर रहे हो उसे पूरी अवेयरनेस के साथ करो। ना बहुत फ्यूचर में जाओ, ना पास्ट में अटको। अपने प्रेजेंट मोमेंट को समझो और महसूस करो। माइंडफुलनेस ही आपको अपने स्पीडोमीटर को पहचानने में मदद करता है। तो अंत में बात यही है कि आपकी लाइफ की गाड़ी आपके हाथ में है। आपको ही समझना होगा कि कब तेज चलना है, कब धीमा और कब ब्रेक लगाना है। कोई और आपको ये फील नहीं करा सकता कि आपकी सही स्पीड क्या है। ये रियलाइजेशन आपके अंदर से ही आएगा, और यही सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन का पहला स्टेप है। वर्मा का ये मेटाफोर हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को एक माइंडफुल ड्राइवर की तरह चलाएं तो ना सिर्फ हम अपनी डेस्टिनेशन तक सेफ पहुंचेंगे बल्कि रास्ते में हर एक पल का मज़ा भी ले पाएंगे। और यही अल्टीमेट बैलेंस है ना, बहुत तेज़ ना बहुत धीमा, बस अपनी परफेक्ट पेस में अपने जर्नी को एंजॉय करते हुए। अक्सर हम लोगों से सुनते हैं कि ज़िंदगी तो अपने आप में ही खूबसूरत होती है या लाइफ इज़ नेचुरली ब्यूटीफुल, लेकिन वर्मा इस बात को
पूरी तरह चैलेंज करते हैं। उनका मानना है कि जिंदगी अपने आप ब्यूटीफुल नहीं होती, उसे हमें ब्यूटीफुल बनाना पड़ता है अपने एफर्ट्स और इंटेंशन से। हम बस बैठे बैठे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा लगेगा या हर दिन खुशियों से भरा होगा। नहीं, जिंदगी में ब्यूटी लाने के लिए एक्शन लेना पड़ता है, चीज़ों को मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बनाना पड़ता है। अब सोचो, एक खाली कैनवस आपके सामने रखा हो, क्या वो अपने आप एक मास्टरपीस बन जाएगा? नहीं ना। जब तक कोई उस कैनवास पर पेंट नहीं करेगा तब तक वो बस एक खाली कैनवास ही रहेगा। उसी तरह हमारी जिंदगी भी एक ब्लैंक कैनवास की तरह होती है और हमें ही उसे कलर्स, पैटर्न्स और मीनिंग से भरना होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास अच्छा घर, कार, पैसा और कुछ फैंसी चीज़ें हों तो उनकी लाइफ अपने आप ब्यूटीफुल हो जाएगी। लेकिन वर्मा कहते हैं कि वो सब सिर्फ आउटर लेयर है। असली ब्यूटी अंदर से आती है, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी ग्रोथ, आपकी रिलेशनशिप्स और आपके इनर सेटिस्फैक्शन से। वो कहते हैं कि जिंदगी को ब्यूटीफुल बनाना कोई लग्जरी नहीं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें यह समझना ज़रूरी है कि लाइफ को फुलफिलिंग और मीनिंगफुल बनाने का काम कोई और नहीं करेगा। ना आपके पेरेंट्स, ना आपके पार्टनर और ना ही कोई भगवान अचानक आकर सब कुछ सुंदर बना देगा। ये काम सिर्फ आप कर सकते हो। जब आप ये रियलाइज़ करते हो तो आप विक्टिम की तरह जीना छोड़ देते हो और क्रिएटर की तरह सोचना शुरू करते हो। वर्मा एक पावरफुल आइडिया शेयर करते हैं कि ब्यूटी सिर्फ देखने या महसूस करने की चीज़ नहीं है, वो एक क्रिएशन प्रोसेस है। जैसे कोई आर्टिस्ट अपने आर्ट को क्रिएट करता है, वैसे ही हर इंसान को अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिज़ाइन करना होता है। हर दिन, हर चॉइस, हर हैबिट आपकी लाइफ के डिज़ाइन को शेप करती है। अगर आप हर दिन सेम रूटीन में बिना सोच के जी रहे हो, सोना, उठना, काम पर जाना, खाना और फिर सो जाना, तो आप बस सरवाइव कर रहे हो, ट्रूली जी नहीं रहे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लो। दो लोग एक ही जॉब कर रहे हैं, एक ही ऑफिस में, सेम सैलरी, सेम आवर्स, लेकिन एक इंसान हर दिन चाय पीते हुए पेड़ की छांव देखता है, अपने कोवर्कर से जेन्युइनली कनेक्ट करता है और अपने काम में वैल्यू ढूंढता है। वहीं दूसरा इंसान पूरे दिन कंप्लेन करता है, हर टास्क में नेगेटिविटी देखता है और बस छुट्टी का इंतज़ार करता है। दोनों की ज़िंदगी बाहर से सेम है, लेकिन एक की लाइफ में ब्यूटी है और दूसरे की लाइफ बोरिंग लगती है। क्यों? क्योंकि पहला इंसान एक्टिवली अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना रहा है, अप्रिशिएशन, ग्रैटिट्यूड और प्रेजेंस से। वर्मा ये भी बताते हैं कि मीनिंग क्रिएट करने के लिए हमें अपनी वैल्यूज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। जब हमें पता होता है कि हमारे लिए सच में इम्पॉर्टेंट क्या है, जैसे ऑनेस्टी, क्रिएटिविटी, कंपैशन, फ्रीडम, तब हम उसी के अनुसार डिसीजंस लेते हैं और यही डिसीजंस हमारी लाइफ को डेप्थ और डायरेक्शन देते हैं। मीनिंगफुल लाइफ वो नहीं होती जिसमें सिर्फ कंफर्ट हो, बल्कि वो होती है जिसमें ग्रोथ और पर्पस हो। कई बार लोग सोचते हैं कि मीनिंग तो बड़े बड़े कामों से आता है, जैसे कोई एनजीओ शुरू करना, वर्ल्ड टूर करना या बिलियनर बनना। लेकिन वर्मा कहते हैं कि मीनिंग छोटे छोटे एक्ट्स में भी हो सकता है, जैसे किसी दोस्त को दिल से सुनना, किसी प्लांट को नर्चर करना, खुद को एक बुक के जरिए ग्रो करना या किसी सनसेट को साइलेंटली एंजॉय करना। ये छोटे मोमेंट्स जब कॉन्शियसली जिए जाते हैं, आपकी लाइफ को ब्यूटी और मीनिंग से भर देते हैं। वर्मा ये भी सजेस्ट करते हैं कि अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए क्यूरियोसिटी ज़रूरी है। जब आप हर दिन को नए नज़रिए से देखते हो, जब आप जानने के लिए जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हो, अपने अंदर की बातें, दूसरों की कहानियाँ, नेचर का चार्म, तब आप बोर्डम से बाहर निकलते हो। क्यूरियस लोग हर दिन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, कुछ नया जानने या महसूस करने का चांस। और यही एटीट्यूड आपकी ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। वर्मा की एक और बात बहुत हार्ट टचिंग है। वो कहते हैं कि हर इंसान को अपनी लाइफ में थोड़ा सा आर्ट लाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सबको पेंटर या सिंगर बनना है। आर्ट का मतलब है कुछ ऐसा करना जिसमें आपकी सोल जुड़ती हो, चाहे वो राइटिंग हो, गार्डनिंग हो, डांसिंग हो, कुकिंग हो या कोई भी ऐसा काम जो आपको खुद से कनेक्ट करे। ये छोटी छोटी आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ में जॉय, ब्यूटी और एक्सप्रेशन का सोर्स बनती हैं। अब बात आती है पेन और स्ट्रगल की। बहुत लोग मानते हैं कि जब तक पेन है लाइफ ब्यूटीफुल नहीं हो सकती, लेकिन वर्मा इस बात को पूरी तरह उल्टा करते हैं।
वो कहते हैं कि स्ट्रगल और फेलियर भी आपके स्टोरी का हिस्सा है, और अगर आप उन पेनफुल मोमेंट्स को भी प्रोसेस करके उनसे मीनिंग निकाल लेते हो तो वही आपकी लाइफ को सबसे सुंदर बना सकते हैं। जैसे किसी सॉन्ग में सिर्फ हैप्पी नोट्स नहीं होते, वैसे ही जिंदगी की सिम्फनी में भी हर इमोशन की अपनी जगह होती है। जब आप दुख को भी स्वीकार कर लेते हो और उससे सीखकर आगे बढ़ते हो, तब आपकी स्टोरी इंस्पायरिंग बनती है। वर्मा का एक बेहद प्यारा थॉट ये भी है कि लाइफ की ब्यूटी सिर्फ आपके लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए भी होती है। जब आप अपनी लाइफ को कॉन्शियसली जीते हो, जब आप अपने हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट के सोर्स बनते हो, तो आप अपने आसपास के लोगों को भी अपलिफ्ट करते हो। आपकी पॉजिटिविटी, आपका काइंडनेस, आपकी क्यूरियोसिटी दूसरों के जीवन को भी टच करती है, और यही कलेक्टिव ब्यूटी क्रिएट करती है। वर्मा ये बात साफ साफ कहते हैं कि आपको परफेक्ट लाइफ नहीं चाहिए, बल्कि एंगेज्ड लाइफ चाहिए। एक ऐसी लाइफ जिसमें आप हर दिन अवेयर हो, हर मोमेंट को कॉन्शियसली जियो और अपनी एनर्जी को उस तरफ लगाओ जो आपके लिए ट्रूथ और वैल्यू रखता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब सब कुछ सही होगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन वर्मा कहते हैं कि सही वक्त कभी अपने आप नहीं आता, आपको खुद ही उसे क्रिएट करना पड़ता है। जिंदगी की ब्यूटी फ्यूचर में नहीं, इसी मोमेंट में छुपी होती है, अगर आप उसे देखने और बनाने की कोशिश करें। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ सच में ब्यूटीफुल लगे, तो खुद से कुछ सवाल पूछो। मैं किस तरह की लाइफ क्रिएट कर रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ या जेन्युइनली लाइव कर रहा हूँ? क्या मैं अपने वैल्यूज को पहचानता हूँ? क्या मैं जो कर रहा हूँ उसमें अर्थ है? क्या मैं अपने आसपास ब्यूटी देख पा रहा हूँ या सब कुछ ब्लर हो गया है? इस जर्नी में आपको परफेक्शन की जरूरत नहीं है, आपको बस एफर्ट लगाना है, थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस लाना है और थोड़ी इमेजिनेशन की मदद से अपने हर दिन को खास बनाना है। वर्मा इस बात पर जोर देते हैं कि हर इंसान में पोटेंशियल है अपनी लाइफ को एक ब्यूटीफुल क्रिएशन बनाने का, बस हमें याद रखना है कि ब्यूटी बाहर से नहीं, अंदर से आती है। इसलिए अब से जब भी आप कहें कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, तो ये सिर्फ एक कोट ना हो, बल्कि एक कमिटमेंट हो अपनी लाइफ को एक्टिवली ब्यूटीफुल बनाने का। चाहे वो एक छोटी सी जेस्चर से हो, एक थॉटफुल डिसीजन से, या बस इस अवेयरनेस से कि आज मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मेरे दिल को सच में अच्छा लगे। यही एसेंस है वर्मा के मैसेज का। ब्यूटी कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो एक चॉइस है, एंड इट्स योर्स टू मेक एवरी सिंगल डे। अक्सर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो गलत हैं। कभी किसी का शोषण होता है, कहीं किसी के साथ भेदभाव किया जाता है, कोई कमजोर इंसान चुपचाप अन्याय सहता है, या कोई महिला समाज की एक्सपेक्टेशंस में फंसकर अपनी आइडेंटिटी खो देती है। और हम में से ज्यादातर लोग इन चीजों को देखकर या तो नजरअंदाज कर देते हैं या सोचते हैं क्या फर्क पड़ेगा मेरे बोलने से। वर्मा इसी सोच को चैलेंज करते हैं। उनका कहना है कि अगर हर इंसान यूं ही चुप रहेगा तो बदलाव कैसे आएगा। वॉइस देना मतलब अपने दिल और दिमाग की बात समाज के सामने रखना। ये सिर्फ एक अधिकार नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। वर्मा ये समझाते हैं कि एडवोकेसी यानी समर्थन और वॉइस यानी अपनी बात कहने की ताकत, ये दोनों ही किसी भी सोसाइटी के बदलने की असली की हैं। जब कोई एक इंसान किसी गलत चीज के खिलाफ खड़ा होता है तब वो अकेला लगता है, लेकिन उसकी आवाज किसी और को हिम्मत देती है और धीरे धीरे वो आवाज एक मूवमेंट बन जाती है। हिस्ट्री ऐसे कई एग्जाम्पल से भरी पड़ी है, जैसे महात्मा गांधी का सत्याग्रह या मार्टिन लूथर किंग जूनियर का मैंने एक सपना वाला भाषण। ये सब कुछ एक इंसान की आवाज से शुरू हुआ था। वर्मा कहते हैं कि हर इंसान के पास एक अलग अनुभव होता है, एक यूनिक पर्सपेक्टिव होता है, और जब आप अपनी बात दुनिया के सामने रखते हो तब आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी बोल रहे होते हो जो शायद डर या दबाव की वजह से कुछ कह नहीं पाते। आपकी वॉइस उनके लिए भी लाइट बन सकती है। जब आप गलत चीजों पर चुप रहते हो तो इनडायरेक्टली आप उस गलत को एक्सेप्ट कर लेते हो, लेकिन जब आप बोलते हो शांतिपूर्वक, स्पष्टता से और ऑनेस्टी के साथ, तो आप चेंज को पॉसिबल बनाते हो। वर्मा का यह भी मानना है कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में हमारी वॉइस पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गई है। एक छोटा सा पोस्ट, एक वीडियो, एक ओपन लेटर, ये सब लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं और रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि बोलने से पहले हमें सोचने की जरूरत है। वॉइस देना सिर्फ गुस्से में चिल्लाना नहीं है, ये एक समझदारी भरा एक्ट है।
जब आप सही इंफॉर्मेशन के साथ कंपैशन और लॉजिक के साथ अपनी बात रखते हो तब वो बात असर करती है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि उन्हें बोलने का राइट नहीं है क्योंकि वो पावरफुल पोजीशन में नहीं है, या उनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, या सोसाइटी उन्हें सीरियसली नहीं लेगी। लेकिन वर्मा इस मिथ को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि पावर आपकी डेजिग्नेशन में नहीं, आपकी ऑथेंटिसिटी में होती है। अगर आप जेन्युइनली किसी इशू को समझते हैं और उस पर खड़े होते हैं तो आपकी बात लोगों के दिलों तक पहुंचती है। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, एक होम मेकर, एक स्मॉल बिजनेस ओनर या कोई आर्टिस्ट, आपकी वॉइस इंपॉर्टेंट है। वर्मा एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। वो कहते हैं कि एडवोकेसी का मतलब सिर्फ दूसरों के लिए बोलना नहीं होता, बल्कि अपने लिए भी खड़ा होना होता है। बहुत बार हम अपने राइट्स, अपनी बाउंड्रीज, अपने ड्रीम्स को इग्नोर करते हैं क्योंकि हम डरते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी। लेकिन जब आप अपनी रिस्पेक्ट के लिए बोलना सीख जाते हो तब आप दूसरों को भी इंस्पिरेशन देते हो कि वो भी अपने लिए खड़े हो। ये एक काइंड ऑफ चेन रिएक्शन है जहां एक एम्पावर्ड इंसान कई और लोगों को एम्पावर कर सकता है। वर्मा की किताब में एक पावरफुल एग्जाम्पल है एक ऑर्डिनरी महिला का जो अपने मोहल्ले में बच्चों की एजुकेशन के लिए फाइट करती है। वो खुद ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जब उसने देखा कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को सही पढ़ाई नहीं मिल रही तो उसने आवाज़ उठाई। धीरे धीरे बाकी माएँ उसके साथ जुड़ गईं और मिलकर उन्होंने अथॉरिटीज़ को मजबूर किया कि स्कूल में अच्छे टीचर्स लाए जाएं। ये कहानी बताती है कि जब आप बोलते हो तो आप अकेले नहीं रहते, आपकी आवाज़ औरों को भी हिम्मत देती है। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप हर बार किसी बड़े आंदोलन का हिस्सा बने। कभी कभी छोटे एक्ट्स भी एडवोकेसी का हिस्सा होते हैं। जैसे वर्क प्लेस में किसी फीमेल कलीग के साथ अनफेयर बिहेवियर हो रहा है और आप उसे सपोर्ट करते हो, या कोई बच्चा बुलिंग का शिकार हो रहा है और आप उसकी मदद करते हो, या कोई एल्डरली इंसान पब्लिक प्लेस में परेशान हो रहा है और आप आगे बढ़कर उसका साथ देते हो। ये सब छोटे छोटे एक्शंस ही एक बिगर चेंज की शुरुआत होते हैं। वर्मा ये भी कहते हैं कि बोलना तब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब साइलेंस सबसे आसान लगता है, जब सब लोग चुप हैं, जब डर का माहौल है, जब मेजॉरिटी किसी गलत बात को सही मान रही है। तब अगर आप सच्चाई के साथ खड़े हो सकते हो तो वही आपकी रियल स्ट्रेंथ है। ऐसे मोमेंट्स में ही हिस्ट्री बनती है। लेकिन वर्मा एक प्रैक्टिकल एडवाइस भी देते हैं। वो कहते हैं कि बोलने से पहले सुनना ज़रूरी है। एडवोकेसी सिर्फ अपनी बात कहने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों की बात समझने का भी नाम है। जब आप दूसरों के पेन, उनके स्ट्रगल को सच में समझते हो तब आपकी वॉइस ज़्यादा जेन्युइन और इम्पैक्टफुल बनती है। एम्पैथी के बिना एडवोकेसी हॉलो हो जाती है। वर्मा अपने रीडर से ये भी कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ छोटी है तो याद रखिए कि एक छोटी सी सीटी भी पूरी भीड़ का ध्यान खींच सकती है। आपकी वॉइस छोटी ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगर वो सच्ची है तो उसकी गूंज दूर तक जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ लिख देने से क्या होगा, लेकिन वर्मा कहते हैं कि सोशल मीडिया एक टूल है और उसे सही तरीके से यूज़ करना हमें आना चाहिए। अगर आप किसी इशू पर अवेयरनेस फैला सकते हो, फैक्ट्स शेयर कर सकते हो, कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हो, तो वो भी एक पावरफुल एक्ट है। लेकिन साथ ही आपको रिस्पॉन्सिबल रहना होगा, बिना वेरीफाई किए कुछ भी ना शेयर करें और ट्रोलिंग या हेट स्पीच से दूर रहें। वर्मा अपनी बात को एक बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट पर ले जाते हैं। वो कहते हैं कि वॉइस देना एक कला है और हर इंसान इस कला को सीख सकता है। शुरुआत में डर लगता है, हिचकिचाहट होती है, रिजेक्शन का डर होता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो वैसे वैसे आपकी आवाज़ मजबूत होती जाती है और एक दिन आप खुद को एक कॉन्फिडेंट इंसान की तरह देखते हो जो अपने वर्ड्स से दुनिया में बदलाव ला सकता है। अगर आप आज तक चुप रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अब आपको लगता है कि कुछ कहने की ज़रूरत है, कुछ गलत को सुधारने की कोशिश करनी है या किसी के लिए खड़ा होना है, तो बस आगे बढ़ो। किसी बड़े मंच की ज़रूरत नहीं, बस एक ऑनेस्ट दिल और एक क्लियर माइंड चाहिए। वर्मा का मैसेज क्लियर है, आपकी वॉइस मायने रखती है और यही वो सोच है जो एक सोसाइटी को एपैथेटिक से अवेयर बनाती है, डरपोक से डेयरिंग बनाती है और पैसिव से पावरफुल बनाती है। जब एक इंसान सच के साथ खड़ा होता है तब समाज का कॉन्शियस जागता है और जब बहुत सारे इंसान अपनी अपनी आवाज़ जोड़ते हैं तब असली बदलाव होता है। इसलिए अपनी वॉइस को दबाओ मत, उसे सुनो, उसे समझो और फिर उसे यूज़ करो, नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट फॉर दोज हु कांट स्पीक येट। यही है सच्ची एडवोकेसी और यही है एक बेहतर सोसाइटी की शुरुआत।
हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें कॉन्फिडेंट समझें, हमें सीरियसली लें और हम जब कुछ बोलें या करें तो उसमें एक असर दिखे। लेकिन बहुत बार इसी कॉन्फिडेंस और एरोगेंस के बीच की थिन लाइन हम समझ नहीं पाते। वर्मा इसी सटल डिफरेंस को बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ताकत है, लेकिन अगर वो लिमिट से बाहर चला जाए तो वही ताकत मिसबिहेवियर बन सकती है। और अक्सर हमें ये पता भी नहीं चलता कि हम उस बैलेंस को क्रॉस कर चुके हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अपने आप पर भरोसा कि हम जो सोच रहे हैं या जो कर रहे हैं वो सही है। ये भरोसा हमें करेज देता है कि हम चैलेंजेस का सामना करें, अपने गोल्स की तरफ बढ़ें और जिंदगी में कुछ मीनिंगफुल करें। लेकिन जब ये भरोसा दूसरों की बातों को इग्नोर करने लगे, जब हमें लगे कि हमें सब कुछ आता है और बाकियों को कुछ नहीं पता, जब हम दूसरों की रिस्पेक्ट करना बंद कर दें, तो समझ लो कि वो कॉन्फिडेंस अब एरोगेंस बन चुका है। वर्मा बताते हैं कि एरोगेंस और मिसबिहेवियर अक्सर छुपे हुए होते हैं। कोई अपने टोन में थोड़ा रूड हो जाता है, कोई अपनी बात दूसरों पर थोपने लगता है, कोई किसी की फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस नहीं देता। ये सब सटल साइंस होते हैं कि हम उस बैलेंस को खो रहे हैं। और सबसे बड़ा इशू ये है कि एरोगेंट इंसान को लगता है कि वो बस कॉन्फिडेंट है, जबकि उसके आसपास के लोग उसे डिफिकल्ट, डिसरिस्पेक्टफुल और अनअप्रोचेबल मानने लगते हैं। अब सोचो, एक दोस्त जो अपनी बात स्ट्रांगली रखता है, लॉजिकल तरीके से डिस्कशन करता है और दूसरों की सुनता भी है, उसके साथ बात करने में मजा आता है। वहीं एक ऐसा इंसान जो हर बात में खुद को सही समझता है, दूसरों को इंटरप्ट करता है और अगर कोई डिसएग्री करे तो नाराज हो जाता है, उससे हम नेचुरली दूर हो जाते हैं। वर्मा इसी गैप की बात करते हैं। वो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस की पहचान ये है कि आप अपनी बात फर्मनेस के साथ रखें, लेकिन डिग्निटी के साथ, जबकि एरोगेंस की पहचान है कि आप अपनी बात को सुप्रीम समझें और दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करें। कई बार लोग सोचते हैं कि लाउड होना या डोमिनेंट दिखना ही कॉन्फिडेंस है, लेकिन वर्मा इस मिथ को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि ट्रू कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है काल्मनेस और क्लैरिटी। एक कॉन्फिडेंट इंसान ज़रूरत से ज़्यादा बोलता नहीं, लेकिन जो बोलता है वो इम्पैक्टफुल होता है। वो सुनता है, ऑब्जर्व करता है और तब बात करता है, जबकि एरोगेंट इंसान बोलने के लिए ही बोलता है, सिर्फ खुद को सुनाने के लिए। वर्मा ये भी बताते हैं कि एरोगेंस का एक और रूप होता है पैसिव मिसबिहेवियर, जैसे किसी को इंटेंशनली इग्नोर करना, किसी की बात को डिसमिस कर देना या सार्कास्टिक कमेंट मारना। ये सब बातें छोटी लगती हैं, लेकिन ये दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं इंसान अपने आप को दूसरों से ऊपर समझ रहा है और यही सोच धीरे धीरे रिश्तों को खराब कर देती है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल। सेल्फ अवेयरनेस यह सबसे बड़ा टूल है। वर्मा सजेस्ट करते हैं कि हम सभी को रेगुलर इंटरवल्स पर खुद से एक सिंपल सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं सच में कॉन्फिडेंट हूं या मेरी बातें दूसरों को अनकंफर्टेबल बना रही हैं? अगर आपके आसपास के लोग आपसे फ्रीली बात नहीं कर पाते या आपसे डिसएग्री करने में डरते हैं, तो शायद आपको खुद में कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है। एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हुए वर्मा कहते हैं कि स्कूल या ऑफिस में वो इंसान जो हमेशा दूसरों को करेक्ट करता है, अपनी अचीवमेंट्स बार बार बताता है और कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता, वो अक्सर खुद को कॉन्फिडेंट समझता है। लेकिन धीरे धीरे लोग उससे कटने लगते हैं, उसे अवॉइड करने लगते हैं, क्योंकि उसमें एम्पैथी और ह्यूमिलिटी नहीं होती। वर्मा का मानना है कि असली कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम खुद को बेहतर बनाने की जर्नी पर होते हैं और साथ ही दूसरों की रिस्पेक्ट